हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। बेटा, हमने इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन ये कंसेप्ट शुरू किया था और अभी हम उसका ही एक्सरसाइज 3.4 उसमें से क्वेश्चन 1 वो देखने जा रहे हैं। इसमें से पहला प्रॉब्लम बेटा आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, अभी हम इसका सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। एक्चुअली जब इस इंटीग्रेशन को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, न्यूमरेटर में x² है बेटा, डिनोमिनेटर में 3 अलग अलग ब्रैकेट है और हर टर्म में x² दिखाई दे रहा है। यानी ओवरऑल अगर इस प्रॉब्लम में ऑब्जर्व करते हो तो सारे तरफ x² के ही x² के टर्म है। तो आपका काम क्या है पता है बेटा? इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जब बेटा न्यूमरेटर में भी सारे टर्म x² के दिखाई दे रहे होंगे और डिनोमिनेटर में भी सारे टर्म x² के दिखाई दे रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा अलग से यहाँ लिख लो। x² इन ब्रैकेट x² + 1, x² - 2, x² + 3। ऊपर भी x² के टर्म है, नीचे भी x² के टर्म है। तो बेटा इस प्रकार के प्रॉब्लम में जनरली आप सब्स्टिट्यूशन सोचना, लेकिन जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन के अंदर नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन के बाहर कर रहे हैं। क्योंकि जनरली जब हम इंटीग्रेशन के अंदर कुछ पुट करते हैं तो फिर उसका डेरिवेटिव भी लेना आपका कर्तव्य होता है। लेकिन जब बेटा आप इंटीग्रेशन के बाहर अगर पुट कर रहे हो तो फिर उस सब्स्टिट्यूशन का मतलब डेरिवेटिव नहीं होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, सर ये सब्स्टिट्यूशन करने से फ़ायदा क्या हो रहा है? तो वो तो आपको पता ही चल जाएगा। सो देखो बेटा, उससे क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बोलो, हर x² की जगह जब t रखोगे तो क्या होगा? यहाँ t आएगा, अपॉन में देखो t - 1 आएगा, सॉरी t + 1 एक्चुअली। दूसरे ब्रैकेट में t - 2 आएगा और तीसरे ब्रैकेट में t + 3 आएगा। इज इट क्लियर? कम ऑन। अब जब भी बेटा आप इस प्रकार का टर्म देखते हो तो आपको पता चल रहा होगा न्यूमरेटर में t है, उसका पावर 1 है, और डिनोमिनेटर में जो 3 ब्रैकेट है हर बार अंदर के t का पावर अब 1 है। इसका मतलब वो लीनियर है। और तीनों के तीनों जो फैक्टर्स डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, वो नॉन रिपीटेड है। इसका मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट केस हुआ, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट केस में डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड फैक्टर्स और लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। ये तीनों फैक्टर्स नॉन रिपीटेड है क्योंकि हर फैक्टर अलग अलग है, और लीनियर है क्योंकि हर t का पावर 1 है। सो बेटा अब देखो हम क्या करेंगे, यानी ये पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट केस है, ये अगर क्लियर हो गया तो अब देखो a के नीचे t + 1, b के नीचे t - 2 और c के नीचे t + 3। इस प्रकार से होगा। सॉरी। अब आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब हमारा टारगेट है कि ये a b c तीनों कांस्टेंट निकाले जाए। और आपने इसके पहले जो एक प्रॉब्लम देखा था उसमें आपने सुना था कि जब भी ऐसे कांस्टेंट निकालने हो तो बेटा डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई में है उससे आप लोगों को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, मल्टीप्लाई t + 1 t - 2 t - 3 और t + 3 ऑन बोथ साइड। करो बेटा इससे सब तरफ मल्टीप्लाई। इस तीनों टर्म से जब आप हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? ज़रा सोचो, ये तीनों टर्म अगर आप इस न्यूमरेटर में रखोगे तो डिनोमिनेटर के तीनों टर्म और न्यूमरेटर के तीनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में t बचेगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा था।
उसके बाद ये ए की कहानी देखेंगे। अब ज़रा सोचो, ये जब ये तीनों टर्म ए के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा ऊपर का t+1 नीचे का t+1 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी ए के साथ t-2 और t+3 बच जाएगा। अब आप बी के लिए सोचोगे, कम ऑन, बी के नीचे t-2 है बेटा। जब ये तीनों टर्म अगर आप b के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो न्यूमरेटर से t-2 डिनोमिनेटर से t-2 कैंसिल, फिर भी b के साथ t+1 और t+3 बचेगा। सिमिलरली थिंक अबाउट c। जब ये तीनों टर्म c के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से t+3 कैंसिल हो जाएगा, तो c के साथ बचेगा t+1 और t-2। हैव अ लुक, ऐसा होगा। t+3 बेटा दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल हो गए। सर यहाँ तक के तो सब कुछ ठीक है, आगे बताओ। देखो बेटा, पहले अब हम हर कांस्टेंट को निकालने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले हम a निकालेंगे, कैपिटल A। और एक बात याद रखना, a का वैल्यू निकालने के लिए मेक श्योर दैट कि b का टर्म और c का टर्म ज़ीरो होना चाहिए। और बेटा b और c का टर्म ज़ीरो तभी हो सकता है जब आप b और c में कुछ कॉमन ढूंढोगे। तो आप देख सकते हो b और c में ये दो टर्म कॉमन है, t+1। b और c में ये दो टर्म कॉमन है, t+1। और अगर बेटा t+1 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब आप लोगों को t का ऐसा वैल्यू रखना पड़ेगा जिसके वजह से b और c का टर्म ज़ीरो हो जाए। तो एक बार हमेशा याद रखना, जब भी आप a निकालते हो तब b और c का टर्म आपको ज़ीरो करना पड़ता है। और b और c ज़ीरो तब होगा जब t का वैल्यू -1 होगा। आप लगे तो रख कर देखो, t के जगह -1 रखो b के टर्म्स में, तो टोटल टर्म ज़ीरो हो जाएगा। c की भी कहानी वही है। चलो अब आप पूरे इक्वेशन में t का वैल्यू -1 रख के देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में -1 आएगा a। उसके बाद इधर -1 -2 मिल जाएगा। उसके बाद -1 +3 मिल जाएगा। तो ये -1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -1 और -2 -3, -3 और +2 -6, तो ये -6a आएगा। इसका मतलब a का वैल्यू पॉजिटिव 1/6 आना चाहिए। टेक योर टाइम, a का वैल्यू 1/6 आना चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक के क्लियर है। जैसे बेटा आपने a निकाला, वैसे सिमिलरली आपको b के बारे में सोचना है। a निकालते समय आपने b और c को ज़ीरो किया था, तो b निकालते समय आपको a और c को ज़ीरो करना है। उसके लिए a और c में क्या कॉमन है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो बेटा सोचिए, a और c में क्या कॉमन है, कम ऑन। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करते हो तो a और c में t-2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा। हैव अ लुक, यहाँ पे भी t-2 है, यहाँ पे भी t-2 है। कम ऑन एवरीवन, इट्स अ कॉमन सेंस कि a और c को ज़ीरो करने के लिए t का वैल्यू सिर्फ 2 रखना पड़ेगा। t का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। रखो यहाँ पे 2, तो 2 - 2 0, तो टोटल a का टर्म 0। c की भी वही कहानी, t के जगह 2 रखोगे तो 2 - 2 0, यानी c का भी टर्म 0। इज इट क्लियर? चलो t के जगह 2 रख के देखो, तो यहाँ 2 आएगा। इज इक्वल टू a और c लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेटा b में जाएंगे, यहाँ आएगा 2 + 1 और यहाँ आएगा 2 +
3। इज इट क्लियर? चलो ये 2 है, इज इक्वल टू 2 + 1 3 और 2 + 3 5, तो 15b आ रहा होगा यहाँ पे, 15b आ रहा होगा। तो ओवरऑल b का वैल्यू कितना आएगा बेटा? b का वैल्यू आएगा 2/15। हैव अ लुक। चलो a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब सिमिलरली आपको c चाहिए। चलो c निकालने के लिए a और b को ज़ीरो करना पड़ेगा, तो a और b में कॉमन ढूंढो। तो a और b में बेटा t+3 कॉमन है, तो आपको t के जगह यहाँ पे t+3 अगर कॉमन है तो t के जगह -3 रखना पड़ेगा। उसके वजह से a और b ज़ीरो हो जाएगा। रखो t के जगह -3। हर टर्म में t के जगह -3 रख कर देखो तो a और b ज़ीरो हो रहा है बेटा, इसलिए डायरेक्ट हम c लिख रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे -3 + 1 इन ब्रैकेट -3 -2 इस प्रकार से मिल रहा है। ये -3 है, यहाँ सोचो ये -2 और ये -5, ये 10 हो रहा है, 10c। सो ओवरऑल बेटा c का वैल्यू -3/10 है। c का वैल्यू -3/10 है। हैव अ लुक। c का -3/10, b का 2/15 और a का 1/6। अब बेटा इस तीनों वैल्यू को उठाकर पहले आप इक्वेशन 1 में जाइए। चलो हम इक्वेशन 1 में जाएंगे। तो बताओ इक्वेशन 1 होगा कैसे? कम ऑन। तो यहाँ क्या लिखा है बेटा? t/t+1 इन ब्रैकेट t-2 इन ब्रैकेट t+3 इज इक्वल टू a के जगह 1/6 आएगा अपॉन t+1 प्लस b के जगह 2/15 आएगा अपॉन t-2 प्लस c के जगह -3/10 आएगा अपॉन t+3। इज इट क्लियर? तो ये होगा बेटा इक्वेशन 1। लेकिन डू नॉट फॉरगेट हमको हर t के जगह x² रिप्लेस करना है। सो देयरफॉर अपना जो ये इंटीग्रेशन था, अभी तक के तो हम इंटीग्रेशन के बाहर का पार्ट सॉल्व कर रहे थे, अभी आपको इंटीग्रेशन में घुसना पड़ेगा। कम ऑन। तो यहाँ देखो क्या आएगा, 1/6 अपॉन हर t के जगह x² रखना पड़ेगा, हर t के जगह x² रखा है देखो इंटीग्रेशन के अंदर। यानी बेटा ओरिजिनल प्रॉब्लम में जो इंटीग्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर में तीनों टर्म मल्टीप्लाई में थे, बिकॉज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वो तीनों टर्म अब सेपरेट होने के लिए तैयार है। और जब भी टर्म सेपरेट होते हैं तो उसका इंटीग्रेशन करना इजी हो जाता है। तो अब देखो क्या होगा, ये 1/6 इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx प्लस ये 2/15 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 3/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²
एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर dx। अब अगर बेटा इस तीनों इंटीग्रेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो तीनों के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला शीट में अवेलेबल है। तो चलो उसका यूज़ करके सोचो कि आगे क्या होगा। सो इट विल बी I इक्वल टू 1/6। बेटा ये जो पहला इंटीग्रेशन है 1/1 + x², ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, तो इसका tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। 1/6 tan इनवर्स ऑफ x प्लस आगे जो है यहाँ 2/15 है, कम ऑन, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा 1/2a। a बोले तो वहाँ √2 है, आगे होता है log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a माइनस 3/10। इधर बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² है, x² प्लस a², तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय tan इनवर्स ऑफ x बाय a। बेटा इसको थोड़ा फाइनली अगर अच्छे से लिखना चाहते हो, इट बिकम्स 1/6 tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ का 2 एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/15 √2 आ जाएगा, और log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस √2 अपॉन x प्लस √2 आ जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर में जो 3 है उसके पास 2 √3 है, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी एक √3 न्यूमरेटर में बचेगा, कम ऑन, और नीचे सिर्फ 10 बचेगा। तो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √3 प्लस c, ऐसा आंसर आएगा। दैट्स इट। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। इसी प्रकार से बेटा इस लिस्ट में आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, वो कौन सा है, जस्ट लेट मी क्लियर यू। इट विल बी प्रॉब्लम नंबर आई थिंक सो 10 है वो। कौन है वो? 10 है वो। क्वेश्चन में है बेटा x² प्लस 3 अपॉन x² माइनस 1 x² माइनस 2। इसमें प्रीवियस प्रॉब्लम में तो भी 2 टर्म थे, सॉरी 3 टर्म थे, इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है। ओके बेटा, और इसका आंसर मैं आपको लिख कर देता हूँ। इसका आंसर आना चाहिए 2 log ऑफ 2 log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। एक्चुअली ये -2 आएगा, लेकिन उस माइनस के वजह से लॉग के साथ जो टर्म है उसका उल्टा हो जाएगा। जब यहाँ -2 लिखोगे तो x माइनस 1 ऊपर आएगा और x प्लस 1 नीचे आ जाएगा। -5 अपॉन 2√2, 5 अपॉन 2√2, और उसके साथ log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √2 अपॉन x माइनस √2।
इसकी भी कहानी वही है। साइन चेंज किया है सामने का, ये -2 था और ये +5/2√2 था। साइन चेंज करके आप लॉग के साथ जो टर्म है उसको उल्टा करके लिख सकते हो। सो ये है बेटा एक्सरसाइज से 10 नंबर का प्रॉब्लम जो आपको खुद सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस करो, लिखो, तो आपको जल्दी से बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। कम ऑन। तो ये क्वेश्चन पढ़कर आप लोग जो मैंने होमवर्क दिया 10